हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का, सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और आज हम लेकर आए टॉपिक 10वीं क्लास के सामाजिक अध्ययन के नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 3 का भाग नंबर 2। और भाग नंबर 2 में हम आज पढ़ेंगे अभ्यास के प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि पिछली वीडियोज में मैंने आपको इसके मुख्य टॉपिक कराए थे और इसमें जो मुख्य शब्दावली भी आपको बताई थी, आपने पाठ पढ़ने के लिए दिया था, वो पाठ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और वो शब्द आपके बड़े काम आए होंगे। और उसी पाठ में से आए हुए आज हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न हमारा आज का बनता है, सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करने वाले कारक। देखिए, सबसे पहले आपने प्रश्न अच्छे से समझना है। प्रश्न समझ में आएगा तो उत्तर अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर उस प्रश्न के अंदर छुपा हुआ होता है। या सामाजिक विभाजन की राजनीति, सामाजिक तौर पर जो समाज में विभाजन होता है, भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न भाग होते हैं, उन भागों की राजनीति के परिणाम, यानी समुदाय में भिन्न भिन्न प्रकार की राजनीति, समुदाय में विभाजन होने के कारण जो राजनीति होती है वो तय करने वाले कारक बताओ कौन कौन से है उसको। तो उसको तय करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। उनमें से सबसे पहला कारक है लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह। स्टूडेंट्स, हर आदमी अपनी पहचान बनाने का प्रयास करता है और प्रयास बनाता भी है। और जब वो प्रयास बनाने का प्रयास करता है तो अपनी पहचान लोगों बनाने के लिए उसे एक बड़े समुदाय के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। और यदि लोग एक दूसरे से अलग और श्रेष्ठ मानेंगे, यदि कोई समुदाय, देश का कोई भी समुदाय है, वो समुदाय अपने आप को देश में दूसरे समुदायों से अलग मानेंगे, तो दूसरे समुदाय के साथ तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे दूसरे लोग उससे घृणा करेंगे, अलग हो जाएंगे और वो राजनीति कामयाब नहीं होगी। और जबकि यदि हम दूसरों के साथ मिलकर भी चलेंगे तो वो पहचान बन जाएगी। जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग हैं, यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे तो वो नहीं चलेगा। लेकिन यदि हम भारत में सभी लोगों को समान लेकर, समुदाय की हिस्सेदारी लेकर चलते हैं तो अपनी पहचान हम बनाने में कामयाब हो जाते हैं। इसी प्रकार है कि आप देखते हैं कि ये देश है बेल्जियम है, इसमें भी भारत की तरह ही एक छोटा सा देश है, लेकिन विभिन्न समुदाय होने के कारण फिर भी इकट्ठा होकर के चल पड़ते हैं। सामस्यिक की स्थिति है। लेकिन एक श्रीलंका देश है छोटा सा, उसमें सामस्यिक स्थिति न होने के कारण तो एक तरफ है सिंहली है और दूसरी तरफ तमिल है, इनमें आपसी तालमेल नहीं बैठता। तो इस प्रकार जो सामाजिक राजनीति है वो बड़ी प्रभावित करती है इस चीज को। बहुसूत्रीय पहचान बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे के नजदीक लेके आना पड़ता है। तो क्षेत्र, प्रदेश, भाषा का अंतर नहीं देखते। यदि इस अंतर पर करेंगे तो दूसरे समुदाय उसके साथ हमसे नहीं बिठाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि लोगों की अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें विभिन्न सामाजिक समुदायों के बीच तालमेल बनाना पड़ता है। और यदि वो नहीं बना पाते हैं तो वहां तनाव होता है। उसी प्रकार की राजनीति होती है, जैसे कि हमने बेल्जियम, भारत और श्रीलंका का उदाहरण देकर आपको बताया था। इसके बाद हमारा प्रश्न पॉइंट नंबर 2 है, किसी समुदाय की मांग के प्रति राजनीति दलों की प्रतिक्रिया। ये बड़ी अहम भूमिका निभाती है। सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति है उसके परिणाम क्या निकलते हैं, वे इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि किसी समुदाय की मांग है, कोई उन्होंने रखी है, लोग सरकार के सामने मांग रखी है, और जो राजनीतिक दल है उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं। ये बड़ा डिपेंड करता है राजनीति के परिणाम क्या निकलेंगे सामाजिक विभाजनों के कारण। यदि हर दल का समान विभाजन लेंगे, समान रूप से प्रतिनिधित्व करेंगे, छोटे से छोटे समाज को मिलाकर लेकर चलेंगे, तो वह तनाव पैदा होने की बजाय सामसिक स्थिति पैदा होगी। और यदि हम किसी एक समुदाय का विशेष स्थान देंगे, दूसरे को ना देंगे, तो वहां पर तनाव बना रहेगा। जैसे कि मैंने पहले भारत और बेल्जियम का उदाहरण दिया, यहाँ पर भिन्न भिन्न समुदाय होने के कारण भी राजनीतिक दल सभी को साथ मिलाकर लेकर चलते हैं, इसलिए सामाजिक स्थिति बनी रहती है, उसके परिणाम ठीक आते हैं, तनाव कम रहता है। जबकि हमारे जो श्रीलंका है वहां सिंहली समुदाय और तमिल समुदाय है, सरकार सिंहली समुदाय का समर्थन करती है और इसलिए दूसरा समुदाय तमिल समुदाय है वो
हमेशा ही सरकार का विरोध करता रहता है। तो राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है किसी समुदाय के प्रति, ये बात राजनीतिक के परिणाम किसके सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों को तय करती है। तो देखिए, सबसे पहले तो लोग की अपनी पहचान बनाने के लिए प्रति आग्रह किस प्रकार का आग्रह करता है, वो सभी समुदायों को मिलाकर चलता है या नहीं चलता है, किसको लेकर चलता है, ये बात डिपेंड करती है। दूसरी बात डिपेंड करती है किसी समुदाय की मांग के प्रति जो राजनीतिक दल है उनका दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं। और तीसरा सरकार का रुख, सरकार जो बन चुकी है वो किस प्रकार का रुख है। ये सब पॉइंट लगभग मिलते जुलते सी हैं। सरकार किसकी ओर रुख करती है, सरकार सामाजिक विभाजन के प्रति क्या क्रिया व्यक्त करती है, यह भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने पहले भी ऊपर आपको उदाहरण दिए हैं, बेल्जियम और भारत। बेल्जियम एक छोटा सा देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, और दोनों देशों में विभिन्न सामाजिक विभिन्नताएं बहुत पाई जाती है, सामाजिक अंतर बहुत है। लेकिन यहाँ पर सरकार में जो हमारे प्रतिनिधित्व होते हैं उन्होंने मिलजुल करके सभी समुदायों से प्रतिनिधि लिए जाते हैं, इसलिए तनाव की स्थिति कम बनती है, विभाजन की स्थिति कम आती है। लेकिन यदि हम दूसरे देश का उदाहरण लें, यहाँ एक देश दिया है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका के उदाहरण को हम देखें तो वहां पर सत्ता में साझेदारी के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार का रुख जो राजनीतिक दल उनका हमेशा किसकी तरफ रहता है, सहेली की तरफ। सहेली दल को विशेष अधिकार देते हैं, और जो तमिली है उन तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, संविधान के अनुसार भी और लोगों के अनुसार भी। तो इसलिए वे उनके साथ मिलजुल करके नहीं चलते। तो इस प्रकार स्टूडेंट से 3 कारक थे आपके, 3 कारक हैं जो सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणाम तय करती है। जो सामाजिक विभाजन, जहां पर कोई सामाजिक विभाजन नहीं है, जहां एक समुदाय है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां भिन्न भिन्न समुदाय है वहां पर इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। भिन्न भिन्न समुदाय होने के कारण तो वे प्रभावित, उसकी वहां की राजनीति, सामाजिक विभाजन की राजनीति, उसको परिणाम, उसके क्या परिणाम निकलेंगे, वे किस बात पर डिपेंड करते हैं। नंबर 1 तो लोगों की अपनी पहचान के प्रति आग्रह करने पर, नंबर 2 किसी समुदाय के प्रति राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है, और नंबर 3 है सरकार का दलों के प्रति रुख क्या है, जो समुदाय है उनके प्रति रुख क्या है। यदि समानता का रुख है सरकार का तो वहां पर दिक्कत नहीं है, जब समानता रुख नहीं है तो वहां पर विभाजन के लिए कोशिश बन जाती है। क्योंकि यदि सरकार ईमानदारी से अल्पसंख्यक लोगों के साथ ईमानदारी से पेश आए, उनका समान प्रतिनिधित्व रखा जाए, तो वो समुदाय देश के लिए तनाव का कारण नहीं बनता, बल्कि देश के साथ मिलकर चलता है। यदि सरकार ही उन लोगों के साथ भेदभाव करेगी तो उस समुदाय से अपने आप को हीन मानेंगे और अपने देश का एक हिस्सा नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। इसके बाद इसी भी हम दूसरा प्रश्न हमारा है, सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। देखिए 2 बातें हैं, एक है सामाजिक अंतर, सामाजिक तौर पर अंतर, या कोई समुदाय है उनमें अंतर है, वो कब सामाजिक विभाजन, सामाजिक रूप से विभाजन का रूप ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं, का रूप ले लेते हैं। यानी ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण जो सामाजिक अंतर थे, जो फर्क था, वो विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। अंतर कोई बड़ी बात नहीं है, हर समाज में, हर देश में भूगोलिक परिस्थितियां अलग हो या समाज सांस्कृतिक परिस्थितियां अलग हो, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न समुदाय के, जाति के, संप्रदाय के लोग मिल सकते हैं। लेकिन विभाजन हो सामाजिक ये कोई जरूरी नहीं है। यदि वहां उपरोक्त तीनों कारण जो हमने पहले जिक्र किया था वो ठीक है, सरकार का रुख ठीक है, लोगों का मिलजुल कर जाने का आग्रह है और दलों के प्रतिक्रिया ठीक है, तो वहां पर बहुत समुदाय होते हुए भी सामाजिक स्थिति बनी रहती है। लेकिन यदि वो छोटा देश है या समरूप देश है, कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं है, किसी समुदाय के प्रति प्रतिनिधित्व तो समान नहीं दिया जा रहा, उनके प्रति भेदभाव किया जाता, तो वहां हमेशा ही तनाव की स्थिति बनी रहेगी। जैसे कि मैंने श्रीलंका का उदाहरण दिया। आगे हमने इसके बाद हमने आर्थिक विषमता, जो इनमें सामाजिक अंतर कब सामाजिक वर्ग बनते हैं, उसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण नंबर 1 आर्थिक विषमता। आर्थिक विषमता का मतलब क्या होता है, धन के अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर समाज का बढ़ना। जितने अमीर गरीब की खाई जितनी ज्यादा गहरी होती जाएगी, समाज भी उतना ही बढ़ता जाएगा, सामाजिक विभाजन भी उतना होता जाएगा
और वो जो सामाजिक अंतर है, क्योंकि सामाजिक अंतर का मतलब जब जहाँ की जैसे कि हम मानते हैं कि अमेरिका है, अमेरिका में आपको पता दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, एक श्वेत दूसरे अश्वेत। और जो माना जाता है कि जो अश्वेत लोग वो गरीब हैं और श्वेत लोग धनाढ्य लोग हैं, अमीर लोग हैं। ज्यादातर से अश्वेत लोगों का बोलबाला है 57 के 8 में अल्पसंख्यक होगा, और अश्वेत बहुसंख्यक होते हुए भी गरीब पब्लिक है। और वो कभी दोनों में जो रंग श्वेत अश्वेत के आधार पर जो हमारा आर्थिक अंतर था, उनका गरीबी अंतर था, वो श्वेत अश्वेत में बंट गया, और श्वेत ने जो अंतर था उस अंतर ने सामाजिक विभाजन का रूप ले लिया, और वो हमेशा ही संघर्ष अमेरिका में चलता रहा श्वेत और श्वेतों के बीच में। इसके बाद है आपका दूसरा पॉइंट है भेदभाव और अन्याय। भेदभाव और अन्याय यदि हम किसी समुदाय में करते हैं, तो दो समुदाय हैं उनमें अंतर है, अंतर तो ऑलरेडी होगा उनका, यदि वो एक किसी भाषा का है दूसरा किसी भाषा का है, और वो दोनों भाषाओं के हैं या दोनों अलग अलग क्षेत्रों के हैं, यदि हम उनको समान रूप से मिला के चलेंगे, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, तो सामाजिक स्थिति बनेगी। वो सामाजिक अंतर देश के विभाजन का काम नहीं लेंगे। लेकिन यदि उनके साथ किसी भी समुदाय के साथ हम भेदभाव करेंगे, ईमानदारी से उसका प्रतिनिधित्व तो समान नहीं लेंगे, उसको साथ अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो वो समुदाय अपने आप को पूरे देश का नहीं मानेगा, अलग मानेगा। क्योंकि आपने पता है कि भारत जैसे देश में सब समुदायों को समान ले जाती है, चाहे वो देश बड़ा है, लेकिन भिन्न भिन्न समुदाय होने के कारण भी सभी समुदायों से उनके अनुसार सरकार में प्रतिनिधित्व लिया जाता है, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए सामाजिक स्थिति बनी रहती है। अगला, अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए ये भी अहम भाव रखता है किसी में सामाजिक अंतर, सामाजिक विभाजन का बन जाता है। कोई भी है जो अपनी विशिष्ट पहचान बनाना चाहता है समाज में, तो उसको लिए वो किसी समुदाय को सबको मिलाकर के लेके चलता है, और यदि वो किसी समुदाय को अपने साथ लेकर नहीं चलता है तो वो विभाजन का रूप ले लेता है, वो अपने आप को उसकी इकाई नहीं मानता है, अलग हो जाता है। जैसे कि बेल्जियम है, बेल्जियम में अपनी पहचान बनाने के लिए सारे के सारे समुदाय इकट्ठे होकर के सबको इकट्ठा होकर के लिया जाता है। भारत में बहुत साल देश है, इसको भी सारे समुदाय को इकट्ठा लेकर लिया जाता है। इसलिए जो सामाजिक अंतर तो है, लेकिन विभाजन की स्थिति कम पैदा होती है, तनाव की स्थिति कम पैदा होती है। लेकिन यदि हम किसी समुदाय की, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया आपका भेदभाव अन्याय है, और अपनी पहचान बनाने के लिए यदि हम किसी समुदाय को दबाते हैं, दमन करते हैं, या किसी समुदाय के साथ अन्याय करते हैं अपनी पहचान, तो वो अपनी पहचान नहीं बना पाएगा और वो पीछे रह जाएगा, उसका समाधान में अलग बनाना बड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? पता है कि आपने कई मुद्दों पर तो लोगों की अपनी राय, जो ज्यादा समुदाय होते हैं, दो समुदाय की एक बात पर तो हो सकता है दोनों की इकट्ठी राय हो, और एक किसी और अन्य मुद्दे पर दोनों समुदाय अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उनमें सबसे बिठाना बड़ा कठिन काम होता है। तो इस प्रकार जो विशिष्ट पहचान बनाने के लिए भी जो सामाजिक अंतर है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं, क्योंकि वहां लोग अपने सत्ता के लिए किसी विशेष समुदाय को आगे लेकर चलते हैं, तो दूसरे समुदाय उसके लिए खतरा बन जाते हैं, जिसको वो इग्नोर करते हैं। इसका जो लास्ट पॉइंट हमारा है इस प्रश्न का, वो है लोगों का एक देश से दूसरे देश में विस्थापित होना। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आजकल अधिकतर देशों में समाज में विभाजन का कारण बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत से, मैंने जैसे पहले बताया कि बेल्जियम बहुत छोटा देश है, लेकिन विभिन्न समुदाय हैं, फिर भी वहां समस्या की स्थिति है, और भारत बहुत बड़ा देश है, वहां पर विभिन्न समुदाय हैं, फिर भी समस्या की स्थिति है, वहां पर इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश जर्मनी और स्वीडन जैसे देश हैं, इन देशों को हम लगभग समरूप समाज मानते हैं, लेकिन जर्मनी और स्वीडन में विभिन्न देशों से लोग वहां जा करके बसते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, तो धीरे धीरे वहां के निवासी बन जाते हैं, और वे लोग निवासी बनने के साथ साथ वहां अपना पहचान अलग बना लेते हैं और अलग समुदाय के रूप में पैदा हो जाते हैं। यदि वहां की सरकारों को उनको अलग थलग ही रखती है, तो वो उनके लिए सामाजिक विभाजन बन जाएंगे। यदि साथ में लेकर चलेंगे तो उनके लिए सामाजिक का रूप नहीं लेंगे। तो देखिए, मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया है कि सामाजिक अंतर है वो कब है। नंबर एक तो आर्थिक विषमता, जितनी आर्थिक विषमता है वो के सारे एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बना पाते, और जो अंतर है वो बड़ा भारी, श्वेत अश्वेत,
रंग, रूप, जाति, धर्म का आधार बन जाता है, जो आपका आर्थिक आधार है वो, और उसके आधार पर गरीब अमीर ये भी दल बन सकते हैं। इस प्रकार वो भी हमारा जो सामाजिक अंतर था वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। दूसरा, भेदभाव अन्याय का हमने जिक्र किया था। यदि कोई किसी के साथ एक समुदाय या सरकार भेदभाव अन्यायपूर्ण करती है, जैसे कि श्रीलंका में सरकार है वो तमिलों के साथ भेदभाव करते हैं, तो वहां हमेशा तनाव बना रहता है, वो सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। तीसरा, अपने विशिष्ट पहचान बनाने के लिए किसी आदमी ने अपने आप को पहचान बनाने, किसी समुदाय को तंग करता है, किसी समुदाय को विशेष रूप से साथ लेकर नहीं चलता है, तो वो समुदाय उसके लिए सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। चौथा बताया था, लोगों का एक देश से दूसरे देश में आने के कारण, चाहे वहां पहले समरूप सरकार है लेकिन बाहर के दोस्त वालों जाकर बस जाते हैं। आज वैश्वीकरण का युग, और वैश्वीकरण के कारण व्यापारिक दृष्टि से भी किसी प्रकार से लोग अपने काम धंधे के लिए एक देश से दूसरे देश में विस्थापित हो रहे हैं, और ये विस्थापित होकर के वो वहां पर ही रेजिडेंस बना लेते हैं, और वहां रहने के कारण वो अलग समुदाय की बन जाते हैं, और अलग समुदाय बनने के कारण देशों के लिए भी वे सामाजिक विभाजन का कार्य करते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट्स, मैंने दोनों प्रश्नों को आपको बताने का प्रयास किया। आपको समझना है, एक बार में समझ में नहीं आया 2-3 बार देख लेना। बुक को आपने पढ़ा है, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।